नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास भारत से जुड़े कई अहम स्रोत हैं। कुछ नए कानून हैं, कुछ आर्थिक आंकड़े और हाँ, विज्ञान से भी एक दिलचस्प खोज है। तो आज का हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो सबसे ज़रूरी जानकारी छिपी है, उसे समझें। हम देखेंगे कि भाई बंदरगाह प्रबंधन में क्या बदल रहा है, ओसीआई यानी प्रवासी नागरिकों के लिए क्या नया है, अर्थव्यवस्था क्या कह रही है और हाँ, पर्यावरण के मोर्चे पर क्या चल रहा है। तो चलिए इस जानकारी की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 से। इसने 1908 के मतलब काफी पुराने कानून की जगह ली है। हाँ, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। बिल्कुल। इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे केंद्र सरकार एक समुद्री राज्य विकास परिषद बनाएगी, राज्य समुद्री बोर्डों को कानूनी दर्जा मिलेगा। हाँ, ये स्टेट बोर्ड्स के लिए अच्छा है। और छोटे बंदरगाहों के लिए विवाद सुलझाने को समितियां बनेंगी, डीआरसीज। और हाँ, नए बंदरगाह बनाने में केंद्र की भूमिका बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये कानून आप कह सकते हैं असल में बंदरगाहों के कामकाज को मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश है। इसमें केंद्र और राज्यों की भूमिकाओं को और साफ किया गया है। तो लक्ष्य है व्यापार और मैनेजमेंट बेहतर हो। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य तो यही है। लेकिन इसी के साथ सरकार ने ओसीआई कार्ड धारकों के लिए भी नियम थोड़े सख्त किए हैं। अच्छा, ओसीआई कार्ड धारकों के लिए क्या बदला है? अब देखिए, अगर किसी ओसीआई होल्डर को किसी अपराध में कम से कम 2 साल की जेल होती है या उन पर कोई ऐसा केस चलता है जिसमें सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो उनका ओसीआई रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। ओह, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ओसीआई कोई ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब दोहरी नागरिकता नहीं है। ये बस भारत आने जाने और कुछ आर्थिक और शैक्षणिक सहूलियतें देता है। तो ये दोनों कदम, बंदरगाह कानून और ओसीआई नियम, दिखाते हैं कि सरकार रेगुलेशन और शायद सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रही है। दिलचस्प है। चलिए अब नियमों से हटकर जरा अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर आते हैं। यहाँ कुछ मैं कहूंगी हैरान करने वाली खबर है। हाँ, क्या खबर है? जुलाई 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर, रिटेल इन्फ्लेशन, 8 साल के निचले स्तर पर आ गई, सिर्फ 1.55%। 1.55%, ये तो वाकई बहुत कम है। और सुनिए, खाद्य महंगाई दर, फूड इन्फ्लेशन, वो तो शून्य से भी नीचे चली गई, -1.76%। माइनस? अच्छा, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? एक बड़ा कारण अनुकूल आधार प्रभाव यानी बेस इफेक्ट बताया जा रहा है। मतलब पिछले साल इसी महीने महंगाई शायद बहुत ज्यादा थी, तो उसकी तुलना में ये आंकड़ा कम दिख रहा है। हाँ, ये आंकड़े पहली नजर में तो बड़ी राहत देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर जैसा आपने कहा, आधार प्रभाव का इसमें बड़ा हाथ है। तो ये देखना होगा कि ये ट्रेंड, ये रुझान आगे टिकता है या नहीं। सही बात है। और अर्थव्यवस्था की बात चली रही है, तो तकनीक में जो बड़ा निवेश हो रहा है उसका जिक्र भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM, उसके तहत उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जी हाँ, ISM रणनीतिक रूप से मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का बाजार 2030 तक करीब 100-110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इतना बड़ा बाजार? हाँ, और भारत इसमें एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। लक्ष्य यही है कि ताइवान, चीन जैसे देशों पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जाए। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी तरह की एक और डिजिटल पहल है अपार आईडी। हाँ, अपार आईडी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। ये छात्रों के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड को एक जगह लाने की कोशिश है ना? बिल्कुल, ये डिजिटल इंडिया और डेटा मैनेजमेंट की जो बड़े राष्ट्रीय प्रयास चल रहे हैं, इसी का एक हिस्सा है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो तकनीक और डेटा से आगे बढ़ते हुए अब जरा पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर नजर डालते हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक समिति ने चिंता जताई है। किस बारे में? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन BESZ में 4 धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना पर। ये वो इलाका है जो पर्यावरण के लिहाज से बहुत नाजुक माना जाता है। तो ये फिर वही बहस छेड़ता है विकास बनाम पर्यावरण। ये इको सेंसिटिव जोन या ESG वाकई बहुत नाजुक होते हैं। ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं ताकि विकास का सीधा और बुरा असर इन इलाकों पर ना पड़े। यहाँ संतुलन साधना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है ना? जी हाँ, एक बहुत अच्छी खबर है। वो प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया वाली। वैज्ञानिकों ने आइडियोनेला सकाइएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया खोजा है
कहते हैं ये पीईटी प्लास्टिक को पचा सकता है। हाँ, आइडियोनिला सकाइएंसिस ये वही पीईटी प्लास्टिक है जो हमारी पानी की बोतलों और पैकेजिंग में इतना आम है। ये तो कमाल की खोज है, मतलब प्लास्टिक कचरे का समाधान मिल सकता है। ये खोज वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्लास्टिक कचरे के जैविक पुनर्चक्रण मतलब बायो रिसाइकलिंग का एक नया रास्ता खोल सकती है। सोचिए, अगर हम प्लास्टिक को प्राकृतिक तरीके से खत्म कर पाएं। वाकई। हालांकि ये भी सच है कि इस खोज को लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में अभी काफ़ी चुनौतियां होंगी। पर ये दोनों खबरें, BEZ वाली चिंता और ये बैक्टीरिया वाली उम्मीद, ये दिखाती हैं कि हमें पर्यावरण के लिए सावधानी भरी योजना भी चाहिए और नए समाधान भी खोजने होंगे। बिल्कुल सही। तो आज हमने कई अहम चीज़ों पर बात की। बंदरगाहों और OCI के बदलते नियम, अर्थव्यवस्था में वो महंगाई का गिरना और तकनीक पर जोर, और पर्यावरण की चुनौतियां और साथ ही समाधान की नई उम्मीदें। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है, क्या लगता है आपको? यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ केंद्रीकृत डिजिटल पहचान बन रही हैं, जैसे आधार ID, और दूसरी तरफ नियम भी सख्त हो रहे हैं, जैसे OCI के लिए। हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में व्यक्तिगत गोपनीयता मतलब पर्सनल प्राइवेसी और सुविधाओं तक आसान पहुंच के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना होगा। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।